कभी चाइना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था। कुबलाई खान ने चाइना पर कब्जा कर लिया। उनका लाइफस्टाइल यहाँ पहली सिविलाइजेशन बनी। येलो रिवर के किनारे यू दी ग्रेट ने येलो रिवर के डेंजरस फ्लड्स को कंट्रोल किया। लोकल रूलर्स पावरफुल हो गए और चाइना डिवाइड हो गया और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की शुरुआत हुई। चाइनीज लोगों ने बगावत की और युआन खत्म हो गई। ओपियम वॉर आखिर क्या थी? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटेन ने एक डेंजरस स्ट्रेटेजी यूज की। ब्रिटेन ने मिलिट्री फोर्स यूज की, मॉडर्न नेवी प्लस एडवांस्ड वेपन्स। चाइना उस वक्त मिलिट्री टर्म्स में वीक था। ये एक अनइक्वल ट्रीटी थी। उसके बाद हुई सेकंड ओपियम वॉर। चाइनीज लोगों को अपनी वीकनेस का एहसास हुआ। इसी दौर को कहते हैं सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो हजारों साल पुरानी तहजीब का वारिस हो। कभी चाइना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था, फिर गिर गया, टूट गया और फिर खामोशी से वापस उठकर दुनिया को चैलेंज करने लगा। ये कहानी है चाइना की, एक ऐसा राइज जो आवाज के बगैर हुआ, लेकिन जिसने दुनिया का बैलेंस बदल दिया। एंशिएंट चाइना यानी हजारों साल पुरानी तहजीब। चाइना की हिस्ट्री 4000 साल से भी पुरानी है। यहाँ पहली सिविलाइजेशन बनी येलो रिवर के किनारे, जहाँ फार्मिंग, राइटिंग सिस्टम और अर्ली गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर आई डायनेस्टीज। सबसे पहले है शिया डायनेस्टी यानी XIA, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2070 से 1600 BC के दरमियान रही। शिया डायनेस्टी को चाइना की पहली डायनेस्टी माना जाता है, लेकिन इसकी हिस्ट्री थोड़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ज्यादातर मालूमात एंशिएंट लेजेंड्स से मिलती है। इसका राइज फ्लड कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। रिवायात के मुताबिक एक लीडर यू दी ग्रेट ने येलो रिवर के डेंजरस फ्लड्स को कंट्रोल किया, जिसकी वजह से लोगों ने उसे लीडर मान लिया। इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल सिंपल था। लोग फार्मिंग करते थे, स्मॉल विलेजेस में रहते थे, अर्ली इरिगेशन सिस्टम्स यूज करते थे। गवर्नमेंट हेरिडेटरी थी यानी मौरूसी थी। पावर बाप से बेटे को मिलती थी। इसके फॉल की वजह ये बताई जाती है कि आखिरी रूलर को करप्ट और जालिम कहा जाता था। लोगों ने बगावत की और इस तरह शिया का एंड हुआ। उसके बाद आती है शेंग डायनेस्टी। शेंग डायनेस्टी 1600 से 1046 BC तक रही। शेंग डायनेस्टी चाइना की पहली वेल डॉक्यूमेंटेड सिविलाइजेशन थी। इसका राइज स्ट्रॉन्ग किंगशिप सिस्टम से हुआ। इनकी मिलिट्री पावर भी स्ट्रॉन्ग थी और ये ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी को ऑन करते थे। ये लोग एडवांस्ड थे, ब्रॉन्ज वेपन्स और टूल्स बनाते थे, राइटिंग सिस्टम्स डेवलप किया, ओरेकल बॉन्ड्स, रिलीजन और एंसेस्टर्स वर्शिप कॉमन था। इनका लाइफस्टाइल किंग्स और नोबल्स लग्जरी में रहते थे। आम लोग फार्मिंग और लेबर करते थे। स्लेव्स भी सिस्टम का हिस्सा थे। इसके फॉल की वजह जो इनका लास्ट किंग था वो बहुत क्रूअल था यानी जालिम था। जोउ ट्राइब ने बगावत की और शेंग को डिफीट कर दिया। उसके बाद आती है जोउ डायनेस्टी। जोउ डायनेस्टी 1046 से 256 BC तक रही। जोउ डायनेस्टी चाइना की सबसे लंबी चलने वाली डायनेस्टी थी। इसका राइज ऐसे हुआ कि जोउ ने शेंग को हरा कर पावर हासिल कर ली और एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, मैंडेट ऑफ हेवन। इसका मतलब था रूलर तब तक रूल करेगा जब तक वो इंसाफ करेगा। अगर वो जालिम हो जाए उसे हटा दिया जाएगा। इनका लाइफस्टाइल फ्यूडल सिस्टम था। लोकल लॉर्ड्स अपने इलाकों को कंट्रोल करते थे। फार्मिंग में ऑक्यूपेशन थी। इसी दौर में कन्फ्यूशनिज्म और ताओइज्म जैसी फिलॉसफीज डेवलप हुई। इसके फॉल की वजह यह बताई जाती है कि टाइम के साथ सेंट्रल पावर वीक हो गई, लोकल रूलर्स पावरफुल हो गए और चाइना डिवाइड हो गया वेरिंग स्टेट्स पीरियड में। इसके बाद आती है किन डायनेस्टी, जो कि 221 से 206 BC तक चली। किन डायनेस्टी ने चाइना को पहली बार यूनाइट किया। इसका राइज ऐसे हुआ कि लीडर किन शी ह्यूएंग ने सारे राइवल स्टेट्स को डिफीट करके एक एम्पायर बनाई। उसकी मेजर अचीवमेंट्स थी चाइना का यूनिफिकेशन, स्टैंडर्ड राइटिंग सिस्टम, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की शुरुआत हुई। उनका लाइफस्टाइल
स्ट्रिक्ट लॉज से भरा हुआ था, फ्रीडम कम थी, लोगों को हार्ड लेबर करनी पड़ती थी। उनकी फॉल की वजूहात यही बनी, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स, हैवी टैक्सेस और फोर्स्ड लेबर्स। लोगों ने बगावत की और किन को सिर्फ 15 साल में कोलैप्स करना पड़ा। उसके बाद आती है हैन डायनेस्टी, जो कि 206 बीसी से 220 एडी तक चली। हैन डायनेस्टी चाइना का गोल्डन एज पीरियड माना जाता है। इसका राइज ऐसे हुआ कि किन के कोलैप्स के बाद हैन रूलर्स ने बैलेंस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इनकी की अचीवमेंट्स में सिल्क रोड ट्रेड आता है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने इनके दौर में प्रोग्रेस किया। स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी सिस्टम बनाया गया। इनका लाइफस्टाइल ऐसा था कि एजुकेशन बहुत जरूरी थी, कन्फ्यूशियन वैल्यूज फॉलो होती थी, सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड और स्टेबल थी। इनके फॉल की वजूहात करप्शन, वीक रूलर्स और इंटरनल रिबेलियन यानी बगावत हो चुकी थी और एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता टूट गई। उसके बाद आती है टैंग डायनेस्टी, जो कि 618 से लेके 907 तक चली। टैंग डायनेस्टी को चाइना का कल्चरल गोल्डन एज कहा जाता है। इसका राइज ऐसे हुआ कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और स्टेबिलिटी ने चाइना को पावरफुल बनाया। इनकी अचीवमेंट्स में आर्ट, पोइट्री, कल्चर बूम, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपैंड हुई, कैपिटल सिटी चैंगान ग्लोबल हब बन गया। इनका लाइफस्टाइल ऐसा था कि अर्बन लाइफ डेवलप हुई, औरतों को रिलेटिवली ज्यादा फ्रीडम थी, फैशन, म्यूजिक और लिटरेचर फ्लोरिश किया। इनके फॉल की वजूहात इंटरनल बगावत, मिलिट्री का कमजोर होना और करप्शन थी। उसके बाद आती है सोंग डायनेस्टी। सोंग डायनेस्टी 960 एडी से लेकर 1279 एडी तक चली। सोंग डायनेस्टी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए फेमस थी। इनका राइज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से हुआ। इनकी अचीवमेंट्स में पेपर मनी, प्रिंटिंग प्रेस, गन पाउडर डेवलपमेंट और इनका लाइफस्टाइल, सिटीज ग्रो हुई, मिडिल क्लास डेवलप हुई, ट्रेड और बिजनेस एक्सपैंड होता गया। इनके फॉल की वजूहात कमजोर मिलिट्री थी और उसी दौर में मंगोल्स ने अटैक कर दिया और फिर आई सबसे पावरफुल इन्वेजन। इसके बाद आती है युआन डायनेस्टी, जो कि 1271 से 1368 तक चली। युआन डायनेस्टी मंगोल एम्पायर का हिस्सा थी। इसका राइज ऐसे हुआ कि कुबलाई खान ने चाइना पर कब्जा कर लिया। उनका लाइफस्टाइल ऐसा था कि मंगोल्स रूलिंग क्लास थे, चाइनीज लोग लोअर पोजीशन पर थे, ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ा। उसका फॉल ऐसे हुआ कि वहां बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी, इकोनॉमिक इश्यूज थे और बगावत शुरू हो गई। चाइनीज लोगों ने बगावत की और युआन खत्म हो गई। उसके बाद आती है मिंग डायनेस्टी। मिंग डायनेस्टी 1368 से 1644 तक चली। मिंग डायनेस्टी ने चाइनीज रूल वापस एस्टेब्लिश किया। उसका राइज ऐसे हुआ कि युआन के खिलाफ बगावत करके पावर वापस हासिल कर ली गई। उसकी अचीवमेंट्स में ग्रेट वॉल रीबिल्ड यानी दोबारा बनाई गई, एक स्ट्रॉन्ग नेवी एस्टेब्लिश की गई और फेमस एक्सप्लोरर एक्सपीडिशंस लॉन्च की गई। उनका लाइफस्टाइल बहुत स्टेबल सोसाइटी थी, एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग था, आर्ट्स और क्राफ्ट्स फ्लोरिश किए। उसके फॉल की वजूहात में करप्शन, इकोनॉमिक क्राइसिस और एक्सटर्नल थ्रेट्स थे। उसके बाद आती है किंग डायनेस्टी। किंग डायनेस्टी 1644 से 1912 तक चली। किंग डायनेस्टी चाइना की लास्ट इंपीरियल डायनेस्टी थी। इसका राइज मंचू रूलर्स ने चाइना पर कंट्रोल हासिल करके किया। इनकी अचीवमेंट्स में टेरिटरी एक्सपेंशन, पॉपुलेशन ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग एम्पायर थी। लेकिन फिर वेस्टर्न पावर्स का प्रेशर आया, ओपियम वॉर हुई, इंटरनल रेबेलियंस हुए। इनका लाइफस्टाइल ट्रेडिशनल सिस्टम था, स्लो मॉडर्नाइजेशन और इनका फॉल 1912 में रेवोल्यूशन हुई और मोनार्की खत्म हो गई। ओपियम वॉर आखिर क्या थी? 19th सेंचुरी के शुरू में चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक था। यूरोप, खास तौर पर यूनाइटेड किंगडम, चाइना से टी, सिल्क और पोर्सलेन इंपोर्ट करता था, लेकिन चाइना यूरोपियन प्रोडक्ट्स लेना नहीं चाहता था। इस वजह से ब्रिटेन को ट्रेड डेफिसिट का सामना था, मतलब पैसा सिर्फ चाइना जा रहा था, वापस नहीं आ रहा था। ब्रिटेन ने इस सिलसिले में एक प्लान बनाया, यानी ओपियम ट्रेड। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटेन ने एक डेंजरस स्ट्रेटेजी यूज की, यानी कि ओपियम, नशा।
ब्रिटेन ने इंडिया में ओपियम प्रोड्यूस किया और उसे चाइना में स्मगल करना शुरू किया। इसका रिजल्ट ये निकला कि लाखों चाइनीज लोग एडिक्ट हो गए, सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों अफेक्ट हुए। चाइना का रिएक्शन आया, चाइनीज गवर्नमेंट ने इसे रोकने की कोशिश की। 1839 में एक ऑफिशियल लिन ज़ेशु ने ओपियम कन्फिस्केट की और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ये ब्रिटेन के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज था। फर्स्ट ओपियम वॉर जो कि 1839 से 1842 में हुई, ब्रिटेन ने मिलिट्री फोर्स यूज की, मॉडर्न नेवी प्लस एडवांस्ड वेपन्स। चाइना उस वक्त मिलिट्री टर्म्स में वीक था, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी। उसका रिजल्ट ये निकला कि चाइना हार गया। वॉर के बाद चाइना को मजबूरन एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा जिसको ट्रीटी ऑफ नैनजिंग 1842 कहा जाता है। इस ट्रीटी के मुताबिक चाइना ने हांगकांग ब्रिटेन को दे दिया, 5 पोर्ट्स फॉरेन ट्रेड के लिए खोल दिए, ब्रिटेन को स्पेशल राइट्स मिले, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ये एक अनइक्वल ट्रीटी थी। उसके बाद हुई सेकंड ओपियम वॉर 1856 से 1860 तक। पहली वॉर के बाद भी टेंशन्स खत्म नहीं हुई। ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ मिलकर दोबारा चाइना पर अटैक किया, बीजिंग तक कैप्चर कर लिया गया और एक और ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन करवाई गई, ट्रीटी ऑफ टिएनट्सिन। उसके कंसीक्वेंसेस ये निकले कि चाइना की तबाही हुई। ओपियम वॉर्स के बाद चाइना पर गहरा असर हुआ, सोवरेनिटी लॉस, चाइना अपनी ही जमीन पर कंट्रोल खो बैठा, इकोनॉमिक डैमेज, हैवी कंपेंसेशन देनी पड़ी, इकोनॉमी वीक हो गई, फॉरेन कंट्रोल, वेस्टर्न पावर्स ने पोर्ट्स और ट्रेड कंट्रोल हासिल कर लिया। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, चाइनीज लोगों को अपनी वीकनेस का एहसास हुआ। इसी दौर को कहते हैं सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट ये हुआ कि यूरोप ने एशिया में अपनी पावर एस्टेब्लिश की, चाइना एक वीक स्टेट बन गया, फ्यूचर रेवोल्यूशंस की बुनियाद रख दी गई। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक ऐसा मोड़ था जहां से चाइना की इज्जत, ताकत और कंट्रोल सब कुछ टूट गया।